दोस्तों आप देख रहे थे बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस या आधार मूल्य। जब हम फैक्टर कॉस्ट जो आप देख चुके हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। भूमि के ऊपर 4 फैक्टर, भूमि का किराया, श्रम में मजदूरी, पूंजी का ब्याज और उद्यमी का लाभ या हानि, ये फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट में जब प्रोडक्शन कॉस्ट जोड़ देते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा देते हैं तो ये बेसिक प्राइस आ जाता है। उसी प्रकार से मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस में क्या रिलेशन है, तो मार्केट प्राइस तब बनता है जब बेसिक प्राइस में हम प्रोडक्शन ना होकर के प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा देते हैं। यानी हमको यहाँ ये समझना आवश्यक है कि प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दरअसल प्रोडक्शन टैक्स ये होता है कि जब कोई इंडस्ट्री स्थापित की जाती है तो सरकार के द्वारा उस इंडस्ट्री के ऊपर जैसे रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यू या स्टाम्प ड्यूटी या अन्य प्रकार के और कोई कर लिए जाते हैं उस इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। या कोई छूट दे दी जाती है इंडस्ट्री को तो प्रोडक्शन सब्सिडी में आता है। यानी ये उत्पाद के ऊपर नहीं लगता बल्कि ये उस इंडस्ट्री के ऊपर लगता है। और प्रोडक्ट टैक्स, जैसे वो इंडस्ट्री मान लीजिए कंप्यूटर का उत्पादन करती है तो उसमें प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगाया, 20,000 का कंप्यूटर है और 2,000 रुपये उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगाया प्रोडक्ट के ऊपर, जितनी भी मात्रा में प्रोडक्ट हो रहा है उसके आधार पे पर प्रति वस्तुओं पर जब ये टैक्स लगता है तो प्रोडक्ट टैक्स कहलाता है। तो प्रोडक्शन टैक्स प्रोडक्ट की मात्रा पे कोई संबंधित नहीं है, जबकि वो इंडस्ट्री लगाने के ऊपर जुड़ा हुआ है, जबकि प्रोडक्ट टैक्स वस्तुओं से जुड़ा हुआ है। तो मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस में अगर हम प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दें और प्रोडक्ट सब्सिडी को घटा दें, मान लीजिए कोई वस्तुओं में कुछ सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्ट सब्सिडी, जैसे आपने देखा कि फर्टिलाइजर पे मिल रही है, गैस सिलेंडर पे मिल रही है, तो वो बेसिक प्राइस में जिसमें कि प्रोडक्शन कॉस्ट जुड़ जाती है, आपने देखा, और इस आधार पे हम ये निकालते हैं। तो इसको बार बार समझने की आवश्यकता है दोस्तों। और अब हम देखेंगे आधार वर्ष क्या है और चालू वर्ष क्या है। कई बार दिक्कत आ जाती है, हम बेसिक प्राइस को ही आधार वर्ष समझ लेते हैं। तो बेसिक प्राइस अलग है, ये आधार मूल्य है। ये साधन लागत में जब प्रोडक्शन कॉस्ट को जोड़ते हैं और प्रोडक्शन सब्सिडी को घटा देते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट ये कोई भी इंडस्ट्री को या किसी भी संसाधनों को लगाने के बाद सरकार के द्वारा जो उसके ऊपर, उस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लिया जाता है वो होता है प्रोडक्शन टैक्स। और प्रोडक्ट टैक्स उन वस्तुओं के ऊपर टैक्स होता है जो वो इंडस्ट्री उत्पादित कर रही है। अब आते हैं आधार वर्ष और चालू वर्ष, बेस ईयर एंड करंट ईयर। वास्तव में हम जो भी जीडीपी का अवलोकन 2 आधार से करते हैं। आधार वर्ष ये वास्तविक जीडीपी कहलाता है, चालू वर्ष मौद्रिक जीडीपी कहलाता है। और आधार वर्ष ही बेस है, क्योंकि आधार वर्ष में जो प्रोडक्शन है उसमें इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं होता है, वो वास्तविक आधार वर्ष जो है वास्तविक जीडीपी को दर्शाता है। अब अभी तक हमारे 8 आधार वर्ष हैं। जैसे आपने देखा सबसे पहले 1948-49, फिर 1960-61, 70-71, 80-81, 93-94, 99-2000, 2004 एंड 5, 2011-12। ये अभी वर्तमान का ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि वर्तमान में 2011-12 ये आधार वर्ष चल रहा है। अब आधार वर्ष और चालू वर्ष। चालू वर्ष में इन्फ्लेशन जुड़ जाता है, इसलिए चालू वर्ष जो है वो सही आधार को नहीं बता पाता। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बताऊं कि
एक आधार वर्ष में 100 साइकिलों का उत्पादन होता है। 100 साइकिल जिसकी 2011-12 में मूल्य 1000 रुपये है, तो कुल उत्पादन या कुल जीडीपी में ये 10,000 रुपये जीडीपी का ग्रोथ। लेकिन 100 साइकिलों का उत्पादन हुआ और ये अगर करंट ईयर इन्फ्लेशन लगा करके 1500 है तो हमारा जीडीपी 1500 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर उत्पादन 100 ही साइकिलों का हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उसको डिफरेंस पैदा कर दे रहा है, जबकि जीडीपी में इन्फ्लेशन का असर नहीं होता। वस्तुओं और उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही इसमें जोड़ा जाता है। तो ये हमारे इन्फ्लेशन से वास्तविक जीडीपी को हम नहीं निकाल पाते, इसलिए हमारा वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष से ही निकाला जाता है। वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 का है। अब इसमें महत्वपूर्ण है कि क्या क्या चीजें हमारी नहीं जोड़ी जाती है और क्वेश्चन किस टाइप से आता है। प्री में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो अगर देखें तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य इसमें नहीं जोड़ा जाता है, जो पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। जैसे ब्रेड, आटे से ब्रेड बनी, फिर ब्रेड से बेकरी बनी, तो पूरे आटे का मूल्य नहीं जोड़ा जाता। जिस आटे से ब्रेड बनी है तो ब्रेड का ही मूल्य जुड़ेगा, जिस आटे से बेकरी जुड़ी है तो बेकरी का ही मूल्य जुड़ेगा। बाकी आटे अगर खाने में यूज हुआ हो गेहूं का तो उसका अलग मूल्य जुड़ता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्रांसफरेबल पेमेंट। जैसे आपने देखा, ट्रांसफरेबल का मतलब है कि जिसमें कोई उत्पादक कार्य नहीं हो रहा है। छात्रवृत्ति, पेंशन, टैक्स, पुरस्कार, ये सब ट्रांसफरेबल पेमेंट है, ये नहीं जोड़े जाते। लेकिन याद रखिएगा, विदेशों से जो ट्रांसफरेबल पेमेंट है उसको नेशनल इनकम में हम जोड़ते हैं। विदेशों से जो हस्तांतरणीय आए हैं, अगर विदेशों में रवि शास्त्री ने एक ऑडी कार जीती थी, उनको पुरस्कार मिला था, तो नेशनल इनकम का हिस्सा होता है। विदेशों से अगर हमको कोई अनुदान प्राप्त होता है तो वो हस्तांतरणीय आय हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा होता है। परंतु अगर भारत के अंदर ही लेन देन हो रहा है तो वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होता। एक बार क्वेश्चन आया था कि आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए या फिर ऊपर छत से सोने की एक थैली गिर जाए तो क्या वो नेशनल इनकम का हिस्सा होगा? जी नहीं, वो नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव वर्क है। जब तक सेवाएं या वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, जब तक प्रोडक्टिव वर्क नहीं होता, तब तक वो नहीं माना जाता है। इसलिए नॉन प्रोडक्टिव वर्क इसमें नहीं है। गैर वैधानिक कार्य, किसी भी प्रकार से तस्करी, कर चोरी इसमें शामिल नहीं होती है, क्योंकि ये इलीगल वर्क है, इसको नहीं शामिल किया जाता। एक और सबसे बड़ी कमी है हमारे जो राष्ट्रीय आय की गणना में कि घरेलू कार्यों को इसमें नहीं जोड़ा जाता। घरेलू कार्य की सेवाओं को नहीं जोड़ा जाता। एक महिला के द्वारा घरेलू कार्य बहुत सारा काम किया जाता है, उसके द्वारा किया हुआ कार्य नहीं जोड़ा जाता। एक बार क्वेश्चन बना था इसमें कि एक व्यक्ति की, एक मालिक के यहाँ कार्य करती है, मालिक के द्वारा उसको 2000 रुपये मंथ में उसको उसकी सेवा के रूप में पैसा दिया जाता है। कुछ समय बाद मालिक ने उससे विवाह कर लिया, वो अब उसकी पत्नी हो गई, तो क्या राष्ट्रीय आय में कोई डिफरेंस पड़ा? तो निश्चित रूप से घरेलू कार्य जो है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है। तो राष्ट्रीय आय 2000 रुपये ये कम हो जाएगी। उसी प्रकार से पूंजीगत लाभ, जैसे शेयर में जो लाभ होता है या अन्य पूंजीगत लाभ है, वो भी राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार से नॉन प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम रुपए को, लेन देन को राष्ट्रीय आय का हिस्सा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और
एक महिला की अंग्रेजी कमज़ोर है तो उन्होंने दूसरी महिला से कहा कि आप मुझे अंग्रेजी सिखा दो, कितना पैसा लोगी? तो बोले नहीं, अरे आप मेरी सहेली हैं, मैं आपसे कैसे पैसा लूँगा? ऐसे तो मैं दूसरे से 10,000 रुपये लेती हूँ, लेकिन आपसे कोई पैसा नहीं लूँगी। उन्होंने जिद किया नहीं, उसके पहले तो नहीं। तो उसको भी समझ में आया कि अरे आप जो है बहुत अच्छा सिलाई जानती है। तो उन्होंने कहा तुम अंग्रेजी के बदले मुझे सिलाई सिखा दो। तो बोले ठीक है, मैं अंग्रेजी के बदले सिलाई सिखा देती हूँ, हालांकि सिलाई का भी मेरा रेट वही है। इस प्रकार से क्या दोनों ने एक दूसरे को, एक ने सिलाई सिखा दी, एक ने उसको इंग्लिश सिखा दी। तो क्या राष्ट्रीय इनकम में, नेशनल आय में, राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें राष्ट्रीय आय में 20,000 रुपये का परिवर्तन, और 20,000 रुपये राष्ट्रीय आय बढ़ गई क्योंकि यहाँ पर दोनों के द्वारा सेवा प्रोवाइड की जा रही है। एक ने इंग्लिश सिखाने की सेवा सर्विस की, दूसरे ने सिलाई सिखाने की सेवा सर्विस की, और दोनों ने उसका मौद्रिक मूल्य जोड़ा या मौद्रिक मूल्य अपना बताया। तो इस प्रकार से 20,000 रुपये वहाँ पर इसकी कीमत आ गई। तो इस प्रकार का हम ये देखे हैं। अब पहली बार अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 में की थी। उन्होंने उस समय 340 करोड़ रुपए भारत की राष्ट्रीय आय बताई थी। वहीं पर कैपिटा इनकम 20 रुपये वार्षिक, यानी भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय तात्कालिक समय में 20 रुपये प्रति वार्षिक थी। और इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया था। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय कौन कौन से क्षेत्र उपक्षेत्र होते हैं, हमारी हाउस होल्ड आय क्या है, व्यक्तिगत आय क्या है, निगम आय क्या है। इन आयों के अलावा व्यक्तिगत, एक बार क्वेश्चन आया था, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय क्या है, ग्रीन जीडीपी क्या है। इन सारी चीज़ों पे मेंस में बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो क्षेत्रों के अलावा ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो धन्यवाद।